विश्व को एक संदेश है बंधुत्व का। जब हम पशुओं से इतना प्रेम करते हैं तो हम मानव से कितना प्रेम करते होंगे। और इसलिए मैंने यह मंत्र पाठ किया कि हमें आपसी द्वेष छोड़कर ऐसे कार्य करना है जैसे सूर्य और चंद्र दोनों की जो नेचर है ऑपोजिट है, परंतु वह एक दूसरे के मित्र बनकर सूर्य और चंद्रमा एक मित्र की भांति द्वेष नहीं करते हैं। दोनों की नेचर, दोनों के थॉट प्रोसेस, कहा गया कि एक ग्रीष्म और एक शरद, एक में उष्मा एक में शीतलता, परंतु दोनों अपने अपने ईश्वरीय कार्य में संलग्न रहते हैं और ऐसे ही हमें कार्य में लगना है। जो गाय है वो भारतीय संस्कृति में सर्वोत्तम और प्रधान मानी जाती है। विश्व बंधुत्व और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय संस्कृति गौ को किस प्रकार के दर्जे के रूप में देखती है, इसका मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। माना जाता है भारतीय वाङ्मय में पौराणिक दृष्टिकोण से माना जाता है 84 करोड़ देवी देवता हैं। दोस्तों, वो 84 करोड़ देवी देवता यदि किसी एक में समाहित होते हैं उसे कहते हैं गौ माता। कहीं पर भी लक्ष्मी मां की पूजा करनी हो, पहले गाय का गोबर लगाया जाता है, गाय के गोबर से लेप किया जाता है, तब वहां पर लक्ष्मी मैया की पूजा की व्यवस्था की जाती है। ये पौराणिक मान्यताओं के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। और यदि वैदिक मान्यताओं की बात करें तो महर्षि देव दयानंद ने तो अद्भुत कर दिया साहब। गौ करुणा निधि लिखकर गाय के आर्थिक तंत्र को समझा दिया। वो गाय जो एक गाय काटकर 80 लोगों का पेट भरती है, वही गाय यदि जीवित रहे तो 4,10,440 मनुष्यों के जीवन को वह ऊर्जा से भरपूर कर देती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करती है। कितनी बड़ी उसकी देन है, इसकी हम केवल मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। मेरे हाथ में यह एक लेख है और कॉज स्टेटस, कॉज ऑफ वॉर, नेचर ऑफ रिसोर्सेज, मैं नहीं कह रहा हूं, महात्मा गांधी कह रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी जब अपना दर्शन स्वराज्य की बात करनी शुरू की, ग्राम स्वराज्य की बात करनी शुरू की, तो बहुत गंभीरता से इस बात को माना कि गाय भारत की आर्थिक उन्नति का आधार है। मैसूर के राजाओं ने तो, मैसूर बुल तो पूरी दुनिया में मशहूर है साहब। टीपू सुल्तान ने उसे अपनी युद्ध की यात्रा में शामिल कर लिया था। कहते हैं कि जो विदेशी शासक हैं वो भी इस बात को मानते थे कि बड़े बड़े घोड़े थक जाते हैं, परंतु जब बैल दौड़ता है तो वह थकता नहीं है। गाय किस प्रकार की ऊर्जा से भरपूर है, इसकी आप केवल मात्र कल्पना ही कर सकते हैं। बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि गाय ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। मैं इस बहस में अभी नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं इस तथ्य को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह या कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं, परंतु इस बात को निश्चित रूप से आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि गाय को लेकर हमारी एक अलग प्रकार की भावनात्मक जो उससे प्रेम है वो तो निश्चित रूप से है ही। ऋषि परंपरा में गाय का विशेष महत्व है, क्योंकि ऋषि परंपरा मायने यज्ञ परंपरा, और यज्ञ परंपरा मायने गौ घृत से यजन। कहा जाता है कि 1 तोला जो गाय के घी का है, यदि उससे यदि किया जाता है तो 1 टन ऑक्सीजन के निर्माण में सहयोग करता है। कितने प्रकार के लाखों आपके आस वक्त इस वक्त बैक्टीरिया घूम रहे हैं, लाखों वायरस घूम रहे हैं। मुझे तो वह दृश्य याद आता है, और मुझे, क्योंकि यह 3 दिसंबर की अब घटना आने वाली है जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। जो लोग उस त्रासदी में फंसे थे, कहते हैं कि जो लोग गाय के उपलों से, गौ घृत से यज्ञ कर रहे थे वो बच गए, बाकी लोगों को, हजारों लोग मर गए, और जो बचे थे लाखों वह उससे पीड़ित हुए। कई प्रकार के शारीरिक दुष्परिणाम उन्हें झेलने पड़े, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, कई आने वाली पीढ़ियां उससे प्रभावित हो गई। और यह स्पष्ट उदाहरण है, मुझे अच्छे से याद है, एक बार बार उदाहरण मेरे सामने आता है कि पूरी संसद ने भारत की गौवध बंदी पर
अपना समर्थन दे दिया था। भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि यदि यह प्रस्ताव पास होता है तो मैं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दूंगा। इस प्रकार की भाव यदि किसी ने कहे हैं तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है, शर्मसार करने वाले यह वाक्य हैं। और मैं आज इस दृष्टिकोण से इस बात को कहना चाहता हूं, मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय शिवराज चौहान जी का, जिन्होंने गौ कैबिनेट को आहूत किया। मुझे इस दृष्टिकोण से इस विषय को आज आपके साथ साझा करना पड़ा। और मैं हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का भी आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे अच्छे से याद है कि तत्कालीन कृषि मंत्री हरियाणा श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने हमें आमंत्रित किया। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मुझे उस बैठक में जाने का अवसर प्रदान किया, जहां हरियाणा सरकार ने एक चर्चा के बाद जनसंसद की, और चर्चा जनसंसद के बाद एक कठोर नियम लाया कि यदि कोई व्यक्ति गायों को कत्लखाने में ले जाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ 10 साल का कठोर कारावास रखा जाएगा। मुझे लगता है कि यह बहुत कम है। गाय तो हमारी मां है और उसकी हत्या करने वाले दोषियों को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। आइए हम सब लोग जागृत हों। मुझे बहुत आनंद हुआ जब मैं पढ़ रहा था कि पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा था, और यदि कोई व्यक्ति गौ हत्या करता हुआ मिलता था तो उसे फांसी की सजा दी जाती थी। आज ऐसे ही शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, एक कठोर शासन व्यवस्था की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं, यह निश्चित है, यह वाक्य गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, देश और धर्म से जुड़ा हुआ नाता की जो बात करते हैं वह निश्चित रूप से सत्य है। परंतु एक बहुत बड़ा विषय है, वह है ऑर्गेनिक खेती का, गौ आधारित खेती। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 1960 से 1985 तक जो हमने रासायनिक खाद डाली है, उसके जहर ने आज हर बड़े कुनबे में किसी ना किसी व्यक्ति को कैंसर से पीड़ित कर दिया है। कैंसर के लगातार आक्रमण बढ़ रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, और दुनिया इसको अब समझ रही है, भारत के लोग समझ रहे हैं। और खास तौर पर बठिंडा, कहते हैं कि वहां से जब ट्रेन चलती थी उसको कैंसर ट्रेन का नाम दिया जाता था। वो ट्रेन चला करती थी बठिंडा से हिसार तक, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। कारण क्योंकि बठिंडा अपने आप में कैंसर की मूल स्थिति बन गया था। बड़े बड़े लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। कारण क्या था? रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा था, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा था, और इतनी मात्रा में हो रहा था, हमें 40 क्विंटल नहीं 50 क्विंटल चाहिए और डालो, 50 नहीं 60 चाहिए, 70 चाहिए और खाद डालो और पेस्टिसाइड डालो। पूरी मिट्टी ही जहरीली कर दी। आज 3 साल तक लगातार ऑर्गेनिक खेती, गौ आधारित खेती करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है ऑर्गेनिक खेती का। मुझे आपको जानकारी देते हुए ये बहुत प्रसन्नता है कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के निर्देशन में, और हमारे आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, जिन्हें हम बहुत प्रेम से गुरुजी भी कहते हैं, उनके मार्गदर्शन में पतंजलि ग्रामोद्योग आगे की ओर कदम बढ़ा रहा है। गौमूत्र से जहां पेस्टिसाइड का विकल्प तैयार किया जा रहा है, वहां उस गौमूत्र से गोनाइल भी बनाई जा रही है। हमारे सर्फ की उसका विकल्प तैयार किया जा रहा है। फर्श की किस प्रकार सफाई हो, हमारे घर के टॉयलेट्स की कैसे सफाई हो, उसमें किस प्रकार के केमिकल डलते थे, उसका एक बहुत स्वस्थ विकल्प, क्योंकि हमारे बच्चे उस फर्श पर खेलते हैं, उसका हाथ मुंह में डालते हैं। आज गोनाइल पूरी भारत के बहनों ने, भाइयों ने उसको अपनाना शुरू किया है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। आपका गोनाइल खरीदना गौ सेवा में एक आहुति है। आइए, जो लोग गौ सेवा करना चाहते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पतंजलि का गाय का घी खरीदें, गोनाइल खरीदें, गोधन अर्क खरीदें। मैं इसलिए इसको गोधन अर्क की बात करना चाहता हूं। मैं अभी पढ़ रहा था, वलसाड़ में
गुजरात में 3000 पेशेंट उन्होंने कहा कि कैंसर से हमने जो पीड़ित थे उनको गो पंचगव्य से, गोमूत्र से हमने ठीक कर दिया। दोस्तों वहां तो 3000 की बात है, पतंजलि योगपीठ में मैं यदि कहूं हजारों लाखों पेशेंट्स को जो किस त्वचा रोग से और बहुत अधिक किडनी के रोगों से, बीपी के रोगों से, खासतौर पर ओबेसिटी से और उससे भी ज्यादा कैंसर से पीड़ित थे, उनको स्वस्थ करने का कार्य इस गौमूत्र के माध्यम से किया है, इस गोधन अर्क के माध्यम से किया है। आइए हम भी इस गौ क्रांति से जुड़ें, राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। राज्य सरकारें कुछ आगे बढ़ी हैं, उन्होंने संकल्प लिया है, मैं उनको आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने भी थोड़ा सा इस ओर कदम बढ़ाना शुरू किया है। सिक्किम की सरकार को मैं आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, पूरा का पूरा सिक्किम ऑर्गेनिक खेती करता है। क्या उत्तराखंड पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ सकता है? क्या हरियाणा पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ सकता है? क्या मध्य प्रदेश पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ सकता है? आज मध्य प्रदेश की गेहूं पूरे देश में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, उसके चावल सबसे अधिक डिमांड में रहते हैं। पंचगव्य की बात करें तो दूध, दही, मक्खन के साथ साथ गोबर और गोमूत्र, इनका अपना अपना एक विशेष विधान है, विशेष महत्व है। हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार खेत की भूमि जहरीली हो चुकी है, कैसे उसे शुद्ध किया जा सके, कैसे उसे रासायनिक खेती से ऑर्गेनिक खेती की ओर, कुदरती खेती के साथ जोड़ा जा सके। वह कार्य भी बिना गाय के संभव ही नहीं है। 1 एकड़ और 1 गाय का फार्मूला, सुभाष पालेकर जी रहे हों, आदमी भाई राजीव दीक्षित रहे हों, गाय को लेकर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत गहरी सोच के साथ, बहुत योजना के साथ कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पतंजलि योगपीठ में ऐसे 10 प्रयोग चल रहे हैं अलग अलग 1-1 एकड़ पे, 10 एकड़ पर, कि किस प्रकार हम कुदरती खेती के माध्यम से किस प्रोडक्शन को कितना प्राप्त कर सकते हैं और क्या क्या चीजें उसमें जोड़नी चाहिए। जैसे हमने देखा कि गोबर में यदि हम गोमूत्र, नीम, धतूरा, आक अर्थात जितने भी कड़वे पदार्थ जो आम उपयोग नहीं आते, जिसको गाय नहीं खाती, वह सब यदि उसमें डाल दिए जाए उस गोबर में, तो वह एक रासायनिक खाद का काम करते हैं, एक कीटनाशक का कार्य करते हैं और बहुत उपयोगी उसमें गुड़ डाला जाता है और उस कई प्रकार की प्रक्रियाओं, सब हमारे साथियों को उनका विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। जब यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ करती थी, मैं जानता हूँ कि उसमें 7-7 दिन की ट्रेनिंग में विशेष रूप से कुदरती खेती को लेकर प्रशिक्षण दिया जाता था। वो गाय जिसको पहले गुरु वशिष्ठ जी के समय पर कहा जाता है कि उन्होंने तो अपने 100 पुत्रों की बलि चढ़ा दी गाय की रक्षा के लिए। जहाँ कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा के नाम से गाय को जाना जाता था, आज 28 प्रकार की नस्लें मोटे तौर पर पाई जाती हैं और लगभग 15 से 18 प्रकार की नस्लें तो पतंजलि योगपीठ में ही मैं देखता हूं कि साहिवाल हो, गिर हो, थार पारकर हो और विदेशी नस्ल की जो गाय जर्सी, आज इसको लेकर बहुत A1 मिल्क और A2 मिल्क को लेकर बहुत सी चर्चा मार्केट में रहती है कि देसी गाय ही होनी चाहिए। और लोग तो अब इतने क्रिटिकल हो गए हैं, बहुत गहरे से इस बात को समझ गए हैं कि जर्सी गाय का दूध केवल मात्र दूध हो सकता है, परंतु मां जैसा गुण यदि है तो वो देसी गाय में है, अपनी साहिवाल में है, अपनी गिर में है, अपनी थार पारकर में है। आइए हम भारतीय नस्ल की गायों को सम्मानपूर्वक पालें, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखें और उसके पंचगव्य को हम अपनी खेती के साथ जोड़ें और उसे कुदरती खेती की ओर अग्रसर हों। आने वाला समय कुदरती खेती का समय है। मैं अपने युवा साथियों को निवेदन करना चाहूँगा, उनका आह्वान करना चाहूँगा, जो लोग 50,000 रुपये महीने की नौकरी के लिए अर्थात 6 लाख रुपए के पैकेज के लिए काम करते हैं, आइए 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़ लैंड लीजिए अपने आसपास। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि है परंतु वो खेती नहीं करना चाहते, खेती करने योग्य उनके पास सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है, क्षमता नहीं है, सोच नहीं है। आइए आप विज्ञान को जोड़िए, गौ माता के वरदान को जोड़िए। विज्ञान और गौ माता का वरदान जुड़ेगा
तो वही खेती आपके लिए सोना उगलने लग जाएगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह गीत केवल मात्र गीत नहीं बन जाएगा, ये वास्तविकता हो जाएगी। और मैं इस दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि सागर में हमारे एक साथी भाई आकाश चौरसिया जी इसको कार्य को कर रहे हैं। उस भाई ने 1 एकड़ से कार्य शुरू किया। MBA करने के बाद, कंप्यूटर को जोड़ने के बाद, विज्ञान, तकनीक, जिज्ञासा, लगन, जुझारूपन, इस सब ने उसको एक अनूठा कृषि वैज्ञानिक बना दिया है। उसे भारत सरकार ने सम्मानित किया। पतंजलि योगपीठ का वह कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश का हमारा किसान प्रभारी, वो कार्यकर्ता आज चहुओर की उसकी गूंज सुनाई देती है। मध्य प्रदेश से उठकर ऐसे मैं बहुत से भाइयों को जानता हूं, ऐसे राजस्थान, ऐसे गुजरात में ऐसे गिर का एक भाई हैं जो केवल मात्र गिर के गायों को लोगों तक पहुंचाने का बड़ा काम कर रहे हैं। गोमूत्र जो सर्वोत्तम औषधि के रूप में कई पेटेंट हो चुके हैं, जिसके खास तौर पे लीवर, गाय के विषय में एक बात आप सबको पता होगी मुझे लगता है, परंतु फिर भी मुझे काफी देर में पता चली। हमारे घर में तो गाय रही, दादाजी गाय को पाला करते थे और मुझे अच्छे से याद है कि जो गाय का दूध पीकर बड़े होते हैं बच्चे, वो कभी भी सुस्त नहीं होते, वो प्रमादी नहीं होती, वो आलसी नहीं होते, वह सदैव सजग रहते हैं, सदैव जागृत अवस्था में रहते हैं, सदैव क्रियाशील रहते हैं। और ये आप दूध पिलाकर देख लीजिए। मैं बात कर रहा था गाय की। गाय के 4 पेट होते हैं, 4 खाने होते हैं। गौ और पंचगव्य, इन दोनों की वैज्ञानिकता के ऊपर लगातार कार्य हो रहा है। मैं कह रहा था कि गाय के 4 पेट होते हैं और उस 4 लीवर के भाग होते हैं, और लीवर से जो कंटेंट निकलता है वो इतना उपयोगी है, कहते हैं उसमें गंधक होता है, उसमें सल्फर, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड होता है, पोटाशियम, सोडियम होता है, और इतना प्रभावी होता है कि लीवर जन्य रोगों के लिए विशेष करके लाभकारी है। और खास तौर पे जो स्प्लीन है, जहां से हमारे एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके लिए विशेषकर हितकारी है। तो जो रोगी लीवर जनित, जिनका लीवर बहुत कमजोर हो चुका है, जिनकी मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, जिनका स्किन डिजीज है, जिनको बहुत ज्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन है, कैंसर है, खास तौर पे कैंसर पेशेंट्स में हाईली इफेक्टिव है। मुझे बहुत आनंद हुआ जब पतंजलि योगपीठ में हमारे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देश से पूरे भारत में यज्ञ के प्रचार प्रसार में संलग्न है, उसकी वैज्ञानिकता को लेकर संलग्न है। उन्होंने गाय के गोबर से निर्मित बहुत मैकेनिकली बहुत सुंदर संविधाओं का निर्माण किया है। गाय के गोबर से बनी हुई संविधाओं से यदि हम यज्ञ करते हैं तो वायरल लोड कम होता है। आज पेंडेमिक का स्थिति में आप सबसे मेरा निवेदन है, गाय के घी से, गाय के गोबर से यदि हम नीम डालकर अपने घर में धुआं करते हैं तो बहुत प्रभावी रहेगा। गूगल डालिए अपने घर में, लोबान डालिए, चारों ओर सुगंधी हो जाएगी। और यदि इसमें नीम के पत्ते भी डालते हैं तो घर में कोई मच्छर नहीं आएगा, धुआं नहीं रहेगा, बैक्टीरिया नहीं रहेगा, और वायरल लोड लगभग 90% आपके घर का कम हो जाएगा। ये इतनी वैज्ञानिकता से भरा हुआ गौवंश, गौ माता का वरदान है हमारे साथ। एक चीज अंत में आपके साथ साझा करना चाहता हूं, गाय मां के रूप में केवल दूध के एक सप्लीमेंट का काम ही नहीं करती है, हमारी खेती को संवारने और सजाने का काम नहीं करती है। गाय बहुत बहुत अद्भुत कार्य कर रही है। इसकी एक वानगी आपके साथ दूंगा, अगली बार फिर इसके विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे। आज गाय, जो व्यक्ति लॉनलीनेस महसूस कर रहा है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस कर रहा है, तनाव में है, टेंशन में है, मैंने अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट सुन रहा था जी न्यूज पर, बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उसको गहराई से अध्ययन करना शुरू किया तो पाया कि यूरोप के वैज्ञानिक गाय के ऊपर विशेष कार्य कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिनको टेंशन थी, जिनको हाई ब्लड प्रेशर था, जिनको हृदय रोग था, वो गाय का जाकर उनको सेवा करने का अवसर दिया जाता है। हजारों डॉलर उनसे लिए जाते हैं साहब। गाय पालकों का अलग से एक स्थान तय किया गया है। हजारों डॉलर लेकर गाय की सेवा करने का अवसर, एक दिन कुछ घंटे
उसके साथ बिताने का अवसर दिया जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिनको नींद की समस्या है, बहुत गहरा तनाव रहता है, वो लोग जब गाय का आलिंगन करते हैं और गाय उनको जब प्रेम करती है, वो मातृ स्वरूपा गाय के आलिंगन से, प्रेम के स्पर्श से उनके जीवन में एक नया आलोक, नई चेतना आती है, नया विश्वास जागृत होता है और कई प्रकार की मानसिक रोगों से मुक्त होते हुए अनुभव किया जा रहा है कि पूरा विज्ञान आश्चर्यचकित है कि गाय का, अभी तो हम पंचगव्य ही कह रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कि गाय का श्वास कितना उपयोगी है, अब ये बात आ रही है कि गाय का आलिंगन कितना उपयोगी है, गाय का स्पर्श कितना उपयोगी है, गाय के एक सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में क्या आ सकता है। आइए, अपने जीवन में पुण्यों को यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं और मैं अपने परिवार में भी इस बात को गंभीरता से इसका पालन करता हूं कि अपने परिवार में यदि कोई सुख दुख हो जाए, गाय के पास अवश्य जाइए, आशीर्वाद लेके आइए, आपके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। बहुत से लोग वास्तु दोष की बात करते हैं कि हमारा घर में ये सुखद नहीं हो पा रहा, वास्तु दोष होगा। अरे, घर में यदि गौ माता का एक बार पदार्पण करवा दें, हर प्रकार का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जिस घर में तुलसी माता का वास हो, गौ का आशीर्वाद हो, वहां कोई वास्तु दोष नहीं रह सकता। आइए, अपने जीवन में यदि आप हर प्रकार के तनावों से मुक्त होना चाहते हैं, जीवन में उन्नति और संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धनाढ्य ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो गौ सेवा की ओर अग्रसर हो जाइए। मैं जानता हूं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री महोदय ने प्रयास आरंभ किया है। परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य श्री से लगातार वो संपर्क में हैं और हम भी भूमि के चिकित्सक, भूमि के डॉक्टर, ऐसे सॉइल डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं जो इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम भी करेंगे और गौ संवर्धन के साथ गौ आधारित कृषि को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आइए, प्रयास पूर्वक गौशालाएं जाएं, गौशालाओं की देखभाल करें और गौ को कत्ल खाने जाने से बचाते हुए गौ को भारत की आर्थिक आजादी की महाशक्ति, भारत को महाशक्ति बनाने के इस महाप्रयास में आप भी जुड़ जाएं। पतंजलि योगपीठ के इस पुरुषार्थ के कार्य में आप भी संलग्न हो जाएं। आप यदि गाय की सेवा नहीं कर सकते, आप गाय को पाल नहीं सकते, कम से कम गाय घी तो खरीद सकते हैं, गाय का दूध तो खरीद सकते हैं, गौ मूत्र, गौधन अर्क खरीद सकते हैं। इन छोटे छोटे प्रयासों से आप गौ संवर्धन के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। आपका एक एक रुपया पतंजलि योगपीठ में सैकड़ों रुपए बनकर गौ सेवा के कार्यों में उपयोग हो रहा है। अनेकों गौशालाओं को पतंजलि योगपीठ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग कर रहा है। आइए, पतंजलि योगपीठ की यदि आप सफलता की महिमा देखना चाहते हैं तो उसके पीछे दो ही बड़े तत्व मैं जानता हूं, वह है सेवा और यज्ञ। चाहे वो गौ की सेवा हो, चाहे वो योग की सेवा हो, चाहे वो मानवता की सेवा हो, एक सेवा तत्व और दूसरा यज्ञ। और गौ आधारित इन उपलों से, गौ घृत से यहाँ यज्ञ होता है और आप देख रहे हैं पतंजलि योगपीठ चहुंओर अपने कार्यों को अग्रसर कर रहा है, राष्ट्र सेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, भारत को ऐश्वर्यशाली बनाने के, परम वैभवशाली बनाने के प्रयास में संलग्न है। आइए, आप भी इस प्रयास में जुट जाएं। जय भारत, जय भारती। गौ माता सुख की दाता, हम सब उतारें तेरी आरती माता, हम सब उतारें तेरी आरती। गौ माता की जय।